हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट करते हैं ग्रेप की वाइन्स और उसके डिजीजेस। तो अभी यहाँ वाइन का मतलब WINE वाइन से, पीने वाली वाइन से नहीं है, बल्कि ये VINE वाइन है, जो कि ग्रेप की बेल या झाड़ को, जो भी कहो, उससे मतलब है। तो अंगूर की बेल को वाइन कहते हैं, VINE वाइन। तो टोटल 5 वाइन फैमिलीज हैं, जिनसे कि वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स मिलते हैं। और इन शॉर्ट 5 फैमिलीज ऑफ वाइन प्रोड्यूसिंग वाइन्स। और ये हैं विटिस विनिफेरा, विटिस राइपेरिया, विटिस रूपिस्ट्रिस, विटिस लैब्रुस्का, विटिस बर्लैंडियरी। और इन सभी 5 फैमिलीज में विटिस विनिफेरा प्रोड्यूस करती है वो बेहतरीन नोबल ग्रेप्स, जिनसे कि टॉप क्लास क्लासिक वाइन्स को बनाते हैं। मतलब विटिस विनिफेरा इन 5 वाइन्स में टॉप पर है। और अब कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के बारे में जान लो कि फ्लावरिंग के बाद ठीक 100 डेज तक ग्रेप्स को ग्रो और राइपन होने दिया जाता है। उससे पहले उसको तोड़ते नहीं हैं। और फन फैक्ट के तौर पर समझ लो कि 1 टन ग्रेप से 675 लीटर्स वाइन, मतलब 960 बॉटल्स वाइन की तैयार होती हैं। और अब कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेप्स को समझो। ये वाइन को समझने के लिए बहुत ही इजी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेप्स 4 पार्ट से मिलकर बना होता है: स्टॉक, स्किन, पिप्स और पल्प। स्टॉक मतलब ग्रेप जिस छोटी सी टहनी से जुड़ा रहता है वो, या वो पूरा क्लस्टर ही जिन टहनियों से वो जुड़ा रहता है, मतलब हर एक ग्रेप बेरीज जिन छोटी छोटी टहनियों से जुड़ी रहती है, वो स्टॉक है। स्किन, तो ये तो तुम्हें पता ही है कि ये अंगूर का छिलका होता है। पिप्स अंगूर के बीजों को कहते हैं। और पल्प, ग्रेप का फ्लैश। अब देखो कि ग्रेप के किस पार्ट का वाइन मेकिंग में क्या यूज है। तो एक बात ध्यान रखो कि वाइन बनाते हुए ग्रेप्स का पूरा क्लस्टर वैट में डाला जाता है, एक एक इंडिविजुअल ग्रेप बरीज नहीं, समझ गए। और हां, वैट कंटेनर को कहते हैं जिसमें कि फर्मेंटेशन होता है। अब शुरू करते हैं स्टॉक से। तो स्टॉक से वाइन को टैनिक मिलता है। ये एक माइल्ड एसिड है और टेस्ट में थोड़ा एस्ट्रिंजेंट होता है। कभी ग्रेप की स्टॉक को थोड़ा च्यू करके देखना, तो जो फ्लेवर और जो सेंसेशन आएगा वही टैनिन है। तो टैनिन हेवी और फ्लेवरसम रेड वाइन्स के प्रोडक्शन में बहुत इसेंशियल है, पर लाइट या वाइट वाइन्स में इसका यूज नहीं करते, क्योंकि टैनिन उस माइल्ड फ्लेवर को ओवरपावर कर जाएगा। टैनिन वाइन का एक बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इससे वाइन को फ्लेवर तो मिलता ही है, पर साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स है और एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है। लेकिन अगर इसको ओवर यूज किया तो ये वाइन को एस्ट्रिंजेंट बना देता है, जिससे कि वाइन की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब नंबर 2, स्किन। ग्रेप की स्किन पर जो व्हाइट वैक्सी कोट तुम्हें दिखाई देता है वो वाइल्ड यीस्ट को कंटेन करके रखता है। और याद रखो कि उस वैक्सी कोट को ब्लूम कहते हैं, BLOOM, ब्लूम। तो ऑफ कोर्स वाइन बनाने के लिए स्किन से वाइल्ड यीस्ट मिलती है। और दूसरा, ग्रेप की स्किन से ही वाइन को कलर भी मिलता है, और ये कलर फर्मेंटेशन के दौरान इम्पार्ट हो जाता है।
नंबर 3, पिप्स। पिप्स मतलब सीड्स। तो पिप्स से भी वाइन को टैनिक एसिड मिलता है, साथ ही साथ ऑयल और थोड़ा वाटर भी। और अगर ये अनक्रश्ड रह जाते हैं तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मतलब विनिफिकेशन में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। और अब लास्ट नंबर 4, पल्प। तो ये पल्प ही है जिससे कि ग्रेप को जूस मिलता है। और तुम्हें याद ही होगा कि ग्रेप जूस को मस्ट कहते हैं, और मस्ट कंटेन करता है 3 चीजें, वाटर, शुगर और एसिड। तो मस्ट में होता है 70 to 80% वाटर, 10 to 25% शुगर एंड 5 to 6% ऑफ एसिड। और इतना समझ में आ गया? ग्रेट। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द वाइन। तो अब समझो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइन की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। ये टोटल 9 है और मैंने इसमें सब कैटेगरीज को काउंट नहीं किया है सिवाय एक के। तो सबसे पहले है सॉइल, फिर क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, बायो क्लाइमेट, एस्पेक्ट, विटीकल्चर, विनिफिकेशन, लक ऑफ द ईयर और एट लास्ट एनिमीज ऑफ वाइन्स। ये सारे फैक्टर्स बहुत ही आसान है समझने में। एक फार्मर की निगाह से समझो, बस बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले सॉइल। सॉइल मतलब उस जगह की मिट्टी। तो एक हेल्दी विनीयार्ड के लिए खराब टाइप की सॉइल, पर ध्यान दो, पर मिनरल्स में रिच सॉइल चाहिए होती है। अब इस टाइप की सॉइल बाकी बहुत सारी फसलों के लिए खराब होती है, पर ग्रेप वाइन्स के लिए अच्छी। और ये खराब या पुअर सॉइल्स कौन सी हैं जो कि विनीयार्ड के लिए फेवरेबल हैं? तो वो है चॉकी सॉइल, लाइमस्टोन, स्लेट, ग्रेवल, पेबल्स और वॉल्केनिक सॉइल्स वगैरह। इन सॉइल्स की एक खास बात और होती है कि इनका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होता है। मतलब पानी ऐसी जमीनों पर ज्यादा रुकता नहीं है, और वाइन्स के लिए रुका हुआ पानी उनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम देखोगे कि विनीयार्ड्स हमेशा ढलान वाली जमीनों पर बनाए जाते हैं। तो अब दूसरा फैक्टर, क्लाइमेट। क्लाइमेट की ही 2 सब कैटेगरीज हैं, पहला माइक्रो क्लाइमेट और दूसरा बायो क्लाइमेट। तो पहले जनरल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। तो वाइन को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर और हीट के बीच का एक अच्छा बैलेंस चाहिए होता है कि सॉइल में मॉइस्चर तो रहे पर धूप भी अच्छी मिलती रहे, ताकि ग्रेप्स की ग्रोथ अच्छी हो पाए, वो अच्छे से राइपन हो सकें और उनका शुगर कंटेंट अच्छा हो पाए। क्योंकि अगर धूप बहुत ज़्यादा होगी तो सॉइल में मॉइस्चर या तो कम या ख़त्म हो जाएगा और वाइन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आइडियल टेम्परेचर क्या है हेल्दी वाइन्स के लिए? तो वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पर 14 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड का एवरेज टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। और रेन 27 इंचेस पर ईयर चाहिए होती है, स्पेशली विंटर और स्प्रिंग की, क्योंकि धूप में अगर रेन पड़ गई तो वो राइपनिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम करती है। और अब माइक्रो और बायो क्लाइमेट्स के डिफरेंस को देखो। अब थोड़ा फोकस करो इस पर, क्योंकि ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, अक्सर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट ये एक स्मॉल रीजन या एक पर्टिकुलर विनीयार्ड में प्रिवेल करने वाला क्लाइमेट है। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे रीजन या एक विनीयार्ड का
क्लाइमेट अलग हो और पूरे इलाके का अलग, तो इस बात को समझो कि जैसे खेत हम इंडिया में देखते हैं, ये विनयार्ड्स उससे कई गुना ज्यादा बड़े इलाके को घेरे हुए होते हैं, जनरली 100+ एकर्स में, जो कि इंडिया के एक छोटे शहर के लगभग बराबर ही हो जाता है। और ये तो तुम अब अंदाजा लगा ही सकते हो कि इन वाइन मेकर्स को अपनी फसलों को देखने के लिए कार्स या दूसरे व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। और विनयार्ड जनरली पहाड़ी जैसे इलाकों में होते हैं, तो अगर सामने पहाड़ है या बहुत सारे पेड़ हैं, तो पहाड़ से पड़ने वाली शैडो, वहां की हवा का टेम्परेचर, उसका फ्लो उस जगह के बाकी इलाकों से अलग होगा। क्लियर हो गया? ओके। तो अब बायोक्लाइमेट। तो बायोक्लाइमेट एक स्पेसिफिक विनयार्ड के क्लाइमेट का उस स्पेसिफिक विनयार्ड की मिट्टी के ऊपर के असर को बायोक्लाइमेट कहते हैं। और बायोक्लाइमेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोक्लाइमेट को स्टडी करके वाइन मेकर्स हाई क्वालिटी ग्रेप्स को ऑब्टेन करने के लिए जरूरी स्टेप्स ले सकते हैं। एक बार फिर से, माइक्रोक्लाइमेट एक छोटे रीजन में या उस एक पर्टिकुलर विनयार्ड में प्रिवेल करने वाला क्लाइमेट है, और बायोक्लाइमेट उसकी मिट्टी से रिलेटेड है कि उस क्लाइमेट का उस पर्टिकुलर विनयार्ड की मिट्टी पर क्या असर होता है। क्लियर है? ग्रेट। और अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, एस्पेक्ट। यहां एस्पेक्ट से मतलब है कि वाइन्स सनलाइट में कितनी देर रह पाती हैं, जो कि ग्रेप्स को राइपन करता है। क्योंकि मान लो कि अगर वाइन्स सन की डायरेक्शन में नहीं है, जिससे कि उन पर सनलाइट कम पड़ती है, तो ग्रेप्स टाइम पर रेडी नहीं हो पाएंगे, उनका शुगर कंटेंट और साइज भी कम होगा, और अल्टीमेटली वाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और अब नेक्स्ट फैक्टर है विटीकल्चर। विटीकल्चर भी बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि क्या वाइन्स का ख्याल रखा गया, उनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हुआ, सॉइल को टाइम पर एरिएट किया कि नहीं, और वाइन की ट्रेनिंग और प्रूनिंग सही टाइम पर हुई या नहीं, और सॉइल को फर्टिलाइज या उसकी वीडिंग या फिर डिजीजेस से लड़ने के लिए प्रॉपर स्प्रेइंग की है या नहीं। क्योंकि विटीकल्चर के इन सभी पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट्स को निगलेक्ट करने पर ग्रेप की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। और अब नेक्स्ट फैक्टर, विनिफिकेशन। विनिफिकेशन कहते हैं वाइन मेकिंग के प्रोसेस को, उस पहले स्टेप से जब से ग्रेप्स को वाइनरी में प्रेस करते हैं, वहां से लेकर उसकी बॉटलिंग तक। तो विनिफिकेशन के A to Z प्रोसेस को इन शॉर्ट सीरीज वाइज समझो। तो पहला स्टेप आता है प्रेसिंग और क्रशिंग ऑफ ग्रेप्स। दूसरा, फर्मेंटेशन ऑफ मस्ट and the caretaking of it during that time. तीसरा, फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल तैयार हो जाता है, और ये थर्ड स्टेप आता है मैच्योरिंग का। तो मैच्योरिंग के लिए इस अल्कोहल को वुडन कैस्क में एजिंग के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको कि रैकिंग बोलते हैं, और रैकिंग के बाद इसकी फाइनिंग करते हैं। कई जगह फाइनिंग को फिनिंग भी प्रोनाउंस करते हैं, और ये फिनिंग एजेंट्स होते हैं इसिंग्लास, एग वाइट्स वगैरह। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी एक बार फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि बचे हुए सारे सेडिमेंट्स अलग हो जाएं। वैसे ये फिनिंग और फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है वाइन मेकर पर कि वो ये स्टेप लेना चाहता है या नहीं। ये उन पर ही डिपेंड करता है कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस क्या है, कि क्या वो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर महंगी वाइन्स अक्सर
सेडिमेंट्स के साथ ही होती हैं। खैर, और लास्ट फिल्ट्रेशन के बाद अगर ब्लेंडिंग करनी है तो ब्लेंड कर देते हैं, नहीं तो स्ट्रेट ही वाइन को बॉटल करके और उसको फर्दर मैच्योरिंग के लिए भेज देते हैं और डिजायर्ड मैच्योरेशन होने के बाद उसे बेच देते हैं। क्लियर है? और अब नेक्स्ट फैक्टर है लक ऑफ द ईयर। तो देखो, नेचर पर हमारा कोई भी जोर नहीं चलता। कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कभी कभी गर्मियां जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती हैं, और कभी कभी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कंडीशंस भी मिल जाती हैं। तो साल में मौसम का हमारे लिए थोड़ा भी एडवर्स होना या फेवरेबल होना वाइन की क्वालिटी में पूरा दखल डालती है। तो परफेक्ट क्लाइमेट और उस क्लाइमेट के थ्रू परफेक्ट ग्रेप्स का मिलना लक ऑफ द ईयर है। और अब लास्ट फैक्टर है एनिमीज ऑफ वाइन। यहां एनिमीज ऑफ वाइन से मतलब है वाइन की डिजीजेस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये एनिमीज ऑफ वाइन्स बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में से एक है और अक्सर लोग इनके बारे में पूछ ही लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फिलोक्सेरा। फिलोक्सेरा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्राई लीफ, और इस प्रॉब्लम में कुछ छोटे येलो इंसेक्ट्स वाइन की रूट को पंचर करके अंदर चले जाते हैं और उन येलो इंसेक्ट्स के लार्वास रूट का सैप सक करते रहते हैं, जिससे कि धीरे धीरे रूट्स की डेथ हो जाती है, जिससे कि साथ ही साथ उस वाइन की भी। अब नंबर 2, ओजीएम। इसको पाउडरी मिल्ड्यू के भी नाम से जानते हैं, और इस डिजीज में लीव्स और ग्रेप्स पर डस्टी टाइप मोल्ड आ जाता है और इसकी वजह से ग्रेप्स स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब बीच में से थोड़े फट जाते हैं, और जिसकी वजह से उनमें से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और ये श्रिवल कर जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट है सल्फर पाउडर। नंबर 3, मिल्ड्यू। ये वाइन्स की बहुत ही कॉमन डिजीज है और ये जनरली डैम्प एरियाज में डेवलप होती है, और इस डिजीज में लीव्स पर येलो पैचेस दिखाई देने लगते हैं, और जब लीव्स खराब हो जाती हैं तो ग्रेप्स को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ग्रेप्स की क्वालिटी बहुत ही खराब मिलती है। इसका ट्रीटमेंट है कॉपर सल्फेट का स्प्रे। नंबर 4, ग्रे रॉट। तो ग्रे रॉट ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से होता है, और ये एक ग्रे कलर का मोल्ड है जो कि ब्लैक ग्रेप्स के पिगमेंटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी मोल्ड की वजह से वाइन में अनप्लेजेंट टेस्ट भी आता है। नंबर 5, कूल्यूर। ये प्रॉब्लम्स वेरियस रीजन से आती है। तो जब या तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या फिर वाइन के फ्लावर्स ही इनफर्टिल हों, जिससे कि ग्रेप्स का यील्ड गिर जाता है और क्वालिटी भी बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है, और इसका ट्रीटमेंट है अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज करना। नंबर 6, क्लोरोसिस। जब सॉइल में जरूरत से बहुत ज्यादा लाइमस्टोन मौजूद होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। इस डिजीज में वाइन की लीव्स येलो हो जाती हैं और अल्टीमेटली वाइन की भी डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट है आयरन सल्फेट। और नंबर 7 है फ्रेलिस एंड कोचाइलिस। ये छोटे साइज की मॉथ्स हैं। मॉथ तो समझ गए होगे, पतंगे। तो मॉथ्स ग्रेप्स में छेद कर देते हैं ग्रेप्स को खाने, उसका जूस पीने के लिए, जिससे कि कुछ ही घंटों में सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। नंबर 8, फ्रॉस्ट। तो यह भी बहुत सिंपल है।
फ्रॉस्ट स्पेशली जब स्प्रिंग टाइम में पड़ती है तो फ्रॉस्ट की वजह से नए बड्स की फॉर्मेशन रुक जाती है, जिससे कि यील्ड बहुत ही कम मिलता है। और इसका ट्रीटमेंट है फायर हीट और स्प्रे विथ वाटर। खैर, अब लास्ट एनिमी हेल। हेल कहते हैं ओले पड़ने को, स्पेशली जब बारिश की जगह आसमान से आइस पैलेट्स बरसते हैं। और ये किसी भी ग्रेप फार्मर के लिए नाइटमेयर है। जब ग्रेप्स यंग होते हैं तब उनकी स्किन बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती है, तो हेल बहुत इजीली इन ग्रेप्स को पंचर कर देता है। और इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, भगवान से प्रार्थना करो कि ये कभी भी ना हो। तो यहां तक समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करो और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।